हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। इसमें पूरी हिस्ट्री देखी जाएगी उत्तराखंड की स्टोन एज से लेकर 1949 तक। इसका भी सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसमें हम चंद डायनेस्टी के ऊपर पढ़ रहे हैं कि जो चंद डायनेस्टी के रूलर्स थे उनका काम कैसा था, कौन कौन से रूलर्स आए, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो आज हम देखेंगे। उनका प्रशासन क्या था। बाकी पूरी सीरीज़ चल रही है। इससे पहले आपने अगर वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ऑलरेडी 12 वीडियोज़ इसके ऊपर आ चुकी हैं, तो आप पहले उनको देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, जिससे कि आपकी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री हो जाए। ये उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप उत्तराखंड का पीसीएस लिख रहे हो, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस लिखें, यूके पीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दें या यूके ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे अब पटवारी का एग्ज़ाम हो सकता है या आपका एसआई का एग्ज़ाम हो सकता है, सब इंस्पेक्टर का, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर से सवाल बनते ही बनते हैं। गाइस, बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ लेट्स क्रैक इट का विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जितने भी अपडेट्स होते हैं सारे वहीं आते हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। बता दूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस मेंस की, एफआरओ मेंस की फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। जो स्टूडेंट्स लोअर पीसीएस मेंस लिखना चाह रहे हैं अगस्त में और वो तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो मुझे 7665804421 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और लोअर पीसीएस मेंस का जो पूरा प्रिपरेशन ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ एफआरओ मेंस का प्रिपरेशन चल रही है, तो एफआरओ मेंस के जो 3 कंपलसरी पेपर्स हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज, उनकी प्रिपरेशन चल रही है। तो उसके लिए भी आप मुझको 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चंद एडमिनिस्ट्रेशन से। तो देखिए, चंद एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखें कि इससे पहले हमने चंद रूलर्स देखे कि कैसे कैसे रूलर्स आए, चंद रूलर्स, और लास्ट रूलर कौन थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से लास्ट रूलर कौन से थे। अब स्टार्ट करते हैं चंद एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, इन द बिगिनिंग यानी शुरुआत में अगर देखा जाए तो चंद किंगडम वाज लिमिटेड टू चंपावत। शुरुआत में जो चंद किंगडम था वो चंपावत तक ही सीमित था। एंड द लोअर स्ट्रेच यानी कि वो एंड द लोअर स्ट्रेच ऑफ द काली रिवर, और जो काली रिवर का यानी कि जो काली नदी है उसका जो लोअर स्ट्रेच है, निचला हिस्सा है, वहाँ तक सीमित था। यानी कि राज्य जो चंपावत है वहाँ तक था और काली नदी के निचले हिस्से तक सीमित था। बट लेटर दे सक्सीडेड इन ऑक्यूपाइंग तराई भाबर यानी कि माल क्षेत्र जो है, सोर, सीरा, डरमा, जोहार, ब्यास, गंगोली, मंकोट एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। धीरे धीरे जो चंद डायनेस्टी थी, जो चंद किंगडम था, उसका जो एम्पायर था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और धीरे धीरे उन्होंने जो तराई भाबर का क्षेत्र है, सोल है, सीरा है, डरमा जोहार वैली है, ब्यास है, गंगोली, मंकोट है, और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो पश्चिमी हिस्सा है, वेस्टर्न पार्ट है, उसको भी उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। द कैपिटल ऑफ द चंद किंग्स व्हेन दे केम टू पावर वाज चंपावत। जब जो चंद किंग्स थे, जब वो पावर में आए, तब उन्होंने कैपिटल जो रखी थी वो अपनी चंपावत थी। एंड लेटर दे ट्रांसफर्ड इट टू अल्मोड़ा, और बाद में उन्होंने उसको अल्मोड़ा को ट्रांसफर कर दिया। यानी चंपावत पहले कैपिटल हुआ करती थी। सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि चंद किंग्स की पहले कैपिटल कौन सी थी? चंपावत थी। उसके बाद कैपिटल उनकी क्या हो गई? अल्मोड़ा हो गई। इट वॉज मेड द कैपिटल आफ्टर द चंद डायनेस्टी हैड इस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ इन ऑलमोस्ट द होल ऑफ कुमाऊं। जब पूरे कुमाऊं में चंद डायनेस्टी का रूल हो गया, उसके बाद उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करके अल्मोड़ा में कर दी, चंपावत से। अपार्ट फ्रॉम अल्मोड़ा द समर कैपिटल द चंद किंग्स डिसाइडेड इन रुद्रपुर, काशीपुर एंड बाजपुर ड्यूरिंग विंटर। अब देखिए, जिस टाइम पे सर्दियाँ हुआ करती थी, तो सर्दियों में वे रुद्रपुर, काशीपुर और बाजपुर में रहा करते थे, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती थी। तो ये जो प्लेन के एरिया थे, रुद्रपुर, काशीपुर और बाजपुर, ये प्लेन के एरिया हुआ करते थे। यहाँ पे विंटर्स के टाइम पे वो रहा करते थे। दीज टाउनशिप्स विच वर एस्टेब्लिश्ड बाय द चंद रूलर्स फंक्शनड टू अ ग्रेट एक्सटेंट लाइक विंटर कैपिटल्स ड्यूरिंग देयर सोजोन। तो उनके लिए जो है वो एक सर्दियों की राजधानी बन गया था, कि सर्दियों में वे लोग जो चंद रूलर्स थे वो यहाँ रहा करते थे, और गर्मियों में ऊपर पहाड़ पर रहा करते थे, अल्मोड़ा वगैरह में। द चंद किंग्स वर बेनोवेलेंट डेस्पॉट्स एंड लव्ड देयर सब्जेक्ट्स लाइक देयर ओन चिल्ड्रन। तो यानी कि जो चंद किंग्स थे वो अपने बिल्कुल निरंकुश थे, उदार निरंकुश थे, और अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह में प्यार करते थे। द टाइटल ऑफ देव वॉज एडिड टू देयर नेम्स विच पर्सोनिफाइड देयर स्टेटस एज रिप्रेजेंटेटिव गॉड। तो जो चंद रूलर्स थे उन्होंने अपने नाम के आगे देव एक लगा लिया था, जिससे ये समझ में आ रहा था कि वे जो हैं उपाधि जोड़ दी गई थी देव की, जिससे ये बताया जा रहा था कि वे लोगों के लिए उनके भगवान हैं, यानी कि भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हैं। तो उनकी स्थिति को दिखाया जा रहा था, दर्शाया जा रहा था ऐसा। द किंग विल्डेड सुप्रीम पावर एंड वॉज द हाइएस्ट अपीलेट अथॉरिटी। सबसे ज़्यादा ताकत हुआ करती थी राजा के पास, और वो एक हाइएस्ट अपीलेट अथॉरिटी हुआ करती थी। यानी कि अगर आपके कोई भी आपकी सुनवाई होती है या कोई भी केस होता है, तो उसकी जो सबसे ऊपर जो सुनवाई होगी उस टाइम पे वो राजा करा करता था। ही वॉज द सोल ओनर ऑफ द लैंड इन हिज किंगडम एंड ही और द क्राउन प्रिंस एन्जॉयड द प्रिविलेज ऑफ द अलॉटिंग लैंड ग्रांट्स। वही अकेला मालिक हुआ करता था पूरे किंगडम की ज़मीन का, यानी कि वहाँ पे और किसी के पास ज़मीन नहीं हुआ करती थी। ही वॉज द सोल ओनर, यानी वही अकेला ओनर हुआ करता था, अधिकारी हुआ करता था, जिसके पास सारी किंगडम की ज़मीन होगी, सारे साम्राज्य की ज़मीन होगी। एंड ही और द क्राउन प्रिंस
एन्जॉयड द प्रिविलेज ऑफ अलॉटिंग लैंड ग्रांट्स। और या तो राजा या फिर जो क्राउन प्रिंस है उसके पास प्रिविलेज हुआ करता था, उसके पास हक हुआ करता था कि वो लैंड ग्रांट्स जो हैं यानी कि जो ज़मीन का दान करना है कि किस पर्सन को कौन सी ज़मीन देनी है, इस चीज़ का जो राइट था वो राजा के पास ही हुआ करता था। टू देयर सब्जेक्ट्स फॉर एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी, मान लेते कोई बहुत ज़्यादा बहादुरी का काम करता है तो किसको ज़मीन दी जाएगी, और टू श्राइन्स, मंदिर के लिए ज़मीन दी जाएगी, या फिर रिलीजियस पर्पसेस के लिए ज़मीन दी जाएगी। तो ये ज़मीन देने का हक जो हुआ करता था सिर्फ और सिर्फ राजा के पास हुआ करता था। द किंग यूज टू लीड द आर्मी इन बैटल फील्ड्स, जो राजा था वो आर्मी को बैटल फील्ड्स में लीड करा करता था। एंड वाज अकम्पनीड बाय द क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस भी साथ हुआ करते थे। मिनिस्टर ऑफ द आर्म फोर्सेज, एक जो आर्म फोर्सेज का मिनिस्टर था वो हुआ करता था। वैद्य हुआ करते थे, वैद्य जो थे यानी कि एक फिजिशियन है, अगर वहाँ पे युद्ध में कोई हानि होती है, कोई चोट लगती है तो उस टाइम पे इलाज करने के लिए। और स्पाइस हुआ करते थे यानी कि जो जासूस थे, तो जासूस भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनका होना बहुत ज़रूरी था जिससे कि इन्फॉर्मेशन मिल पाए जो आपका जो आपका विपक्षी खेमा है उसकी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इट इज़ कन्फर्म्ड दैट पर्वत चंद, रतन चंद एंड त्रिमल चंद शोड एग्जेम्पलरी करेज एज क्राउन प्रिंस इन वेरियस बैटलफील्ड्स। तो ये जो हिस्ट्री है वो ये बताती है, अलग अलग सोर्सेज से ये पता चलता है, अलग अलग स्रोतों से, कि जो पर्वत चंद थे, रतन चंद थे और त्रिमल चंद थे, उन्होंने क्राउन प्रिंस रहते हुए बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाई थी बैटलफील्ड में। वैन द किंग बिकेम ओल्ड एंड वॉज अनेबल टू कमांड हिज फोर्सेज इन द बैटलफील्ड, द आर्मी वॉज लेड बाय द क्राउन प्रिंस इन द नेम ऑफ द किंग। मान लेते जब राजा बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं और वो लड़ाई युद्ध क्षेत्र में नहीं जा सकते, तो उनके राजा के नाम पे जो क्राउन प्रिंस होता था, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं जो राजा का बेटा होता था, जो क्राउन प्रिंस होता था, वो आर्मी को लीड करता था। द चंद रूलर्स wielded tremendous influence and during old age and the state was managed with the assistance of the crown prince। तो चंद रूलर्स जो थे उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उनका प्रजा पे, और जब बूढ़े हो जाते थे चंद रूलर्स यानी कि ओल्ड एज में आ जाते थे तो उनकी साथ जो क्राउन प्रिंस होता था, तो क्राउन प्रिंस की असिस्टेंस से, क्राउन प्रिंस की मदद से वो अपने पूरे साम्राज्य पे रूल किया करते थे। एंड इज टीम ऑफ फेथफुल मिनिस्टर्स, और जो उनकी टीम हुआ करती थी किसकी, फेथफुल मिनिस्टर्स की, यानी कि जो उनके वफादार मंत्री हुआ करते थे, वफादार मंत्रियों की टीम के साथ वो काम करा करते थे, यानी कि पूरे साम्राज्य पे रूल किया करते थे। द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमोजेनिट्योर वॉज प्रेवलेंट एंड द क्राउन प्रिंस और अदर प्रिंसेस डिड नॉट कोवेट द थ्रोन ड्यूरिंग देयर फादर्स लाइफ टाइम। जो प्रिंसिपल ऑफ प्राइमोजेनिट्योर था यानी कि वंशानुक्रम का जो सिद्धांत था वो प्रचलित था, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो यही सिस्टम चलता आ रहा था। एंड डिड नॉट कॉवेट द थ्रोन ड्यूरिंग द फादर्स लाइफ टाइम, और यानी कि वो ऐसा नहीं था कि इंपॉर्टेंट बात ये थी कि राजकुमारों यानी कि जो राजा थे, राजा के जो बेटे थे, उनको जब उनके पिताजी जिंदा हुआ करते थे, जब उनके पिताजी राजा हुआ करते थे, तो उस टाइम पे उनको लालसा नहीं होती थी कि उनको राजगद्दी पे बैठना है। जैसे हमने मुगल्स के टाइम पे देखा है, तो मुगल्स ने बहुत सारों ने क्या किया है, या हिंदू रूलर्स ने भी ऐसा बहुत ज़्यादा किया है कि वो अपने फादर को मार देते थे, यानी कि जो राजा हुआ था उसको मार देते थे और खुद राजा बन जाते थे। लेकिन यहाँ पे चंद रूलर्स में ऐसा नहीं था। However, owing to failing health and old age, the king abdicated in favor of the crown prince। ये खुद ही समझदारी का काम करते थे कि जब उनकी एज ख़राब हो जाती थी, यानी कि जब एज बढ़ जाती थी और हेल्थ ख़राब हो जाती थी, तो राजा खुद ही क्राउन प्रिंस के फेवर में अपनी राजगद्दी को छोड़ देता था कि भाई जब जो राजकुमार है वो राजा बन जाएगा और उनकी एज ज़्यादा हो गई है तो वो अपने जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखेंगे, जो राजा बूढ़े हो चुके हैं। ड्यूरिंग पीस टाइम द किंग एड्रेस्ड प्रॉब्लम्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, जब शांति काल चल रहा होता था, जिस टाइम पे कोई युद्ध नहीं चल रहा होता साम्राज्य में, तो उस टाइम पे जो राजा था वो सभी जो उसके सब्जेक्ट्स थे, जितने भी लोग थे, प्रजा थी, उन सब की प्रॉब्लम सुना करते थे। एंड विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर्स ही टुक प्रूडेंट डिसीजंस इन द फेवर, और उसके बाद काउंसलर्स की मदद से वो उनके फेवर में डिसीजन लिया करते थे। द मेन काउंसलर ड्यूरिंग चंद रूल वर मेंबर ऑफ द महार एंड फर्तियाल कम्युनिटीज़, तो उस टाइम पे जो काउंसलर हुआ करते थे वो महार कम्युनिटी के हुआ करते थे और फर्तियाल कम्युनिटीज़ के हुआ करते थे। दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्राह्मण मिनिस्टर्स हु विल्डेड ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस एंड रेस्पेक्ट। देखिए उस टाइम पे जो वे थे वो ब्राह्मण मिनिस्टर के अंडर हुआ करते थे, जिनका अपने आप में रेस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा थी और उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा था, जो कि आज भी है। देयर वर अदर कम्युनिटीज़ टू हु वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग और कम्युनिटीज़ भी थी जो वहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि जो वहाँ का लोकल प्रशासन था उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे। वो कौन कौन हुआ करते थे, जैसे कि वो होते थे देव, ढेक, केरेत एक्सेट्रा, यानी कि हुवर मोस्टली क्षत्रिय, ये लोग क्षत्रिय हुआ करते थे। धोबी भी हुआ करता था जो कि वॉशरमैन है, नाल यानी कि बार्बर, टमटा जो थे वो जो कॉपर का काम करते थे उनको कहते थे, सुनार, गोल्डस्मिथ और लोहार यानी कि जो ब्लैक स्मिथ है जो लोहे का काम करते हैं। दिस सपोर्ट स्टाफ वाज टर्म्ड एज द पौरी पंडरा विश्वा। देखिए ये नाम आप ध्यान रखिएगा, पौड़ी पंडारा विश्वा, कि ये जो सभी लोग थे ये मिलके क्या बनाते थे, पौड़ी पंडारा विश्वा बनाते थे। देखिए ये जो टर्म है, ये टर्म आपके सीधे यूके ट्रिपल एस सी या यूके पीसीएस के एग्जाम में किसी में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं प्रीलिम्स के, उसमें पूछ सकते हैं कि ये पौड़ी पंडरा विश्वा क्या है।
तो ये चंद डायनेस्टी के टाइम पे जो मिनिस्टर्स होते थे या लोग होते थे जो राजा के साथ हेल्प करते थे, राजा के साथ बैठते थे या राजा की हेल्प करते थे अलग अलग कामों में, उन लोगों को पौड़ी पांड्रा विश्वा कहा जाता था। द अपॉइंटमेंट ऑफ दीवान, प्राइम मिनिस्टर एंड बख्शी चीफ ऑफ द आर्मी डिपेंडेड अपॉन द फैक्शन विच वॉज इन पावर। तो अब देखिए, जो दीवान का अपॉइंटमेंट है, यानी कि दीवान का मतलब हुआ प्राइम मिनिस्टर का, और जो बख्शी है यानी कि जो आर्मी का मुख्य है, आर्मी का चीफ है, सेना प्रमुख है, उसका जो चुनाव है, जो अपॉइंटमेंट है, वो किसके बेसिस पे होगा कि उस टाइम पे कौन सा गुट पावर में है। जो भी गुट पावर में होगा उसी के हिसाब से जो प्रधानमंत्री चुना जाएगा या सेना का प्रमुख चुना जाएगा उस हिसाब से चुना जाएगा। दीवान इन द किंगडम वाज मोस्टली फ्रॉम द जोशी क्लैन। हमने कल पढ़ा था क्लास में ये कि जो जोशी क्लैन है, कल की वीडियो में हमने ये देखा था कि जोशी क्लैन जो था वो पावर में आना चाह रहा था। तो दीवान जो था वो ज़्यादातर जोशी क्लैन से हुआ करता था, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर था। और जयकृष्ण जोशी, शिवदेव जोशी, हरकदेव जोशी जो थे वो कुछ इंपॉर्टेंट दीवान थे चंद किंग से। बलीराम चौधरी वाज राइटर ऑफ द कल्याण चंद। ये जो बलीराम चौधरी थे ये राइटर हुआ करते थे किसके, कल्याण चंद के टाइम पे। नेक्स्ट आता है बही। देखिए जो बही है ये जो बही और खाता जिस तरह से जो डिटेल्स लिखने के लिए, बिजनेस की डिटेल्स लिखने के लिए यूज़ होता था, यही चीज़ वो बही है। द सब्जेक्ट्स डेल्ट इन बहीज आर मेजरमेंट ऑफ लैंड। अब बही में क्या होता था कि बही में जो मेजरमेंट होते थे कि ज़मीन का जो माप है वो रखा जाता था। नेम्स ऑफ द विलेजेस, गाँव के नाम लिखे जाते थे। देयर बाउंड्रीज, उनकी गाँव की बाउंड्रीज़ क्या हैं, एंड देयर इनहेबिटेंट्स, और वहाँ पे लोग कौन कौन रहते हैं, उन सब का जो ब्यौरा था वो बही में लिखा जाता था, जो चंद रूलर्स अपने टाइम पे करवाया करते थे। चंद रूलर्स प्रमोटेड एग्रीकल्चर। चंद रूलर्स ने जो किसानी खेती थी उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन दर किंगडम, और अपनी जनसंख्या को, जो उनकी पॉपुलेशन थी उसको भी बढ़ावा देने के लिए उन्होंने, उसको भी ग्रोथ करने के लिए उन्होंने बढ़ावा दिया। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज इट वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट डिविजन्स। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए जो अपना पूरा किंगडम था उसको डिवाइड कर दिया देश या देश में। एंड द चीफ ऑफिसर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वाज सीरदार, और जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हुआ करता था, यानी कि मुख्य जो अधिकारी हुआ करता था, उसको सीरदार कहा जाता था। ही यूज़ टू मेंटेन द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ द किंगडम। जो सीरदार था वो लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड रखा करता था, यानी कि किस ज़मीन से कितना रेवेन्यू आएगा, कितना पैसा आएगा, कितना टैक्स आएगा, उस चीज़ का रिकॉर्ड जो है वो सीरदार रखा करता था। द फिक्सेशन ऑफ टैक्सेज एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीरदार। सीरदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी कि टैक्सेस को फिक्स करना है कि भाई किस जगह पे कितना टैक्स लगेगा, और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, वहाँ का प्रशासन किस तरह से चलेगा, वो सारा काम किसका हुआ करता था, वो सीरदार का हुआ करता था। द सीरदार वॉज असिस्टेड बाय अ कमिटी ऑफ 5 ऑफिशियल नोन एज पंच कोतपाल। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो सीरदार था उसको लोग जो असिस्ट करते थे, उसकी जो सहायता करते थे, वो 5 लोग हुआ करते थे। उनको क्या बोला जाता था, उनको पंच कोतपाल बोला जाता था। अब देखिए बयाल हुज ड्यूटी वॉज टू मेंटेन द बही। अब देखिए किस किस की ड्यूटी क्या क्या थी। एक थे बयाल जिनकी ड्यूटी हुआ करती थी कि वो मेंटेन करेंगे बही को। देवर 2 इन नंबर, ये 2 हुआ करते थे, एंड बिलोंग टू द जोशी कास्ट, और जोशी कास्ट से बिलोंग करते थे बयाल। द बयाल्स वर स्टेशनड इन द हेडक्वार्टर वेयर द ऑफिस ऑफ द सीरदार वाज हाउस। जो बयाल्स थे इनको हेडक्वार्टर में रखा गया था, वेयर द ऑफिस ऑफ सीरदार वाज हाउस, जहाँ पे सीरदार का ऑफिस हुआ करता था। सीरदार का ऑफिस कहाँ हुआ करता था, हेडक्वार्टर में हुआ करता था, और वहीं पे बयाल्स रहा करते थे। मवाल वॉज ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफिशियल हु असिस्टेड द सीरदार इन टैक्स कलेक्शन। जो मवाल था वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हुआ करता था, और वो सीरदार की मदद करा करता था टैक्स को इकट्ठा करने में, टैक्स को कलेक्ट करने में। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेगी। अब देखिए नेगी वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, तो नेगी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नेग और एन ऑफिशियल हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टैक्स कलेक्शन। अब देखिए जिस ऑफिशियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स कलेक्ट करने की थी, उसके लिए नेग वर्ड यूज़ किया जाता था कि भाई ये नेग है, तो नेग से ही नेगी वर्ड निकल के आया। दोज डेज द ड्यूटी ऑफ नेगीज वाज टू कलेक्ट एक्स्ट्रा टैक्स लिवाइड ऑन द पीपल। तो उन दिनों में नेगीज की, जो नेगी पर्सन हुआ करते थे, उनकी ड्यूटी क्या हुआ करती थी कि एक्स्ट्रा टैक्स जो लोगों पे लगाया जा रहा है, जो एक्स्ट्रा कर जो लोगों पे लगाया जा रहा है, उसको इकट्ठा करना है। इन द बिगिनिंग नेगी वॉज द नेम ऑफ द पोस्ट, एंड बोथ ब्राह्मण्स एंड राजपूत्स कुड बी अपॉइंटेड टू दिस पोजीशन एंड वर एड्रेस्ड एज नेगीज। देखिए शुरुआत में नेगी जो थी वो एक कास्ट के रूप में नहीं थी, या एक सरनेम के रूप में नहीं यूज़ हुआ करती थी। नेगी अपने आप में एक पोजीशन थी, जिस तरह से कि एक चीफ मिनिस्टर की पोजीशन होती है, प्राइम मिनिस्टर की एक पोस्ट होती है, उस तरह से नेगी एक पोस्ट हुआ करती थी जिस पे कोई भी बैठ सकता था, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो राजपूत हो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे नेगी जो थी अपने आप में एक कास्ट के रूप में, सरनेम के रूप में कन्वर्ट हो गई। एज एन ऑफिशियल नेगी वाज क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। अब नेगी जो थे वो 5 तरह के नेगी हुआ करते थे। एक तो थे ठूलो नेगी, यानी कि जो चीफ इंस्पेक्टर हुआ करता था, हु वाज असिस्टेड बाय सबऑर्डिनेट इंस्पेक्टर्स, जो उनके नीचे जो सबऑर्डिनेट इंस्पेक्टर्स होते हैं, अधीनस्थ जो कर्मचारी थे वो उनको सर्व किया करते थे, जैसे कि चाकर पुरानिया नेगी, कुटिया नेगी, उगाईदार नेगी और गरखा नेगी। तो ये 5 तरह के नेगी हुआ करते थे। सबसे ऊपर जो थे वो ठूलो नेगी थे। इतना हमें पता होना चाहिए, ये एग्जाम में आपसे
पूछा भी जा सकता है। भंडारी वॉज इन चार्ज ऑफ गंज और भंडार, यानी कि द स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम दी पेजेंट्री इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। अब देखिए भंडारी कहाँ से वर्ड निकल के आया, जो भंडारी वर्ड है वो यहाँ से निकल के आया, जो कि भंडार के जो इंचार्ज हुआ करता था, यानी कि जहाँ पर भी पीजेंट से, यानी कि किसानों से, जहाँ से भी जब उनसे टैक्स के रूप में अनाज इकट्ठा किया जाता था, जहाँ पे उस अनाज को रखा जाता था, उस ग्रेन को, उस अनाज को स्टोर किया जाता था जिस भंडार में, उस भंडार का इंचार्ज जो हुआ करता था उसको भंडारी कहा जाता था। भंडारीज वर पोस्टेड इन वेरियस डिविजन्स ऑफ द किंगडम, और पूरे साम्राज्य में अलग अलग जगह उनको तैनात किया जाता था भंडारीज को। दे लुक्ड आफ्टर एंड मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द मटेरियल स्टोर्ड इन द भंडार, कि भंडार में कितना कितना अनाज है, कितनी कितनी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं और कितने क्वांटिटी में है, उन सब का जो रिकॉर्ड रखा करते थे वो भंडारी लोग रखा करते थे। टैक्सेस लिवाइड ऑन द पीपल कुड बी पेड इन कैश और काइंड, जो लोगों पे टैक्सेस लगाया करते थे चंद डायनेस्टी के टाइम पे, वो कैश में भी पे किया जा सकता था या काइंड में भी। काइंड का मतलब है कोई वस्तु दे के आप उसको अपना टैक्स उतार सकते हो, या फिर आपने जो कैश दिया है उसके रूप में आप अपना टैक्स उतार सकते हो। तो इस तरह से टैक्स दिया करते थे। नेक्स्ट आता है कि प्रहरी बजनिया फेल लास्ट इन द कैटेगरी ऑफ पंचकोतपाल। देखिए हमने 4 अब तक पढ़ लिए। 4 कौन कौन से हमने पढ़े? एक तो भंडारी हुआ करते थे पंचकोतपाल में, एक नेगी हुआ करते थे, एक मवाल हुआ करते थे और एक बयाल हुआ करते थे। ये कौन थे? ये वो लोग थे जो सीरदार की हेल्प करते थे टैक्स कलेक्शन में और टैक्स के फिक्सेशन में। तो सीरदार की हेल्प करने के लिए 5 कोतपाल थे, एक बयाल, एक मवाल, एक नेगी, एक भंडारी, और जो 5वें पर्सन है वो हैं प्रहरी बजनिया। तो अब ये क्या है? दिस पोस्ट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नेगी वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग भीष्मचंद। देखिए जो किंग भीष्मचंद थे उनके रूल में अगर हम देखा जाए तो उनके रूल के अंडर जो थी ये पोस्ट बनाई गई थी प्रहरी बजनिया की। द प्रहरी बजनिया शोल्डर्ड डबल ड्यूटी इन द डिविजनल हेडक्वार्टर नोन एज कोर्ट। तो जो बजनिया थे उनके ऊपर डबल ड्यूटी लगा दी गई थी और उनको डिविजनल हेडक्वार्टर में भी रखा गया था जिनको कोर्ट के नाम से कहा जाता था। एज प्रहरी ही गार्डेड ग्रेन एंड मनी कलेक्टेड एज टैक्स। अब देखिए प्रहरी के रूप में वो क्या करते थे? जो ग्रेन इकट्ठा हुआ है, जो अनाज इकट्ठा हुआ है, उसकी वो रखवाली करते थे, उसको गार्ड करते थे। एंड मनी कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम द पीपल इन द डिविजनल हेडक्वार्टर्स। एंड एज बजनिया ही सेंट स्पीडी मैसेज टू द दरबार एंड कोर्ट थ्रू द हेल्प ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ड्रम। अब देखिए उनके पास 2 काम था, प्रहरी और बजनिया के रूप में उनके पास 2 काम थे। प्रहरी के काम पे काम था कि उनको एक तरह से उनको ड्यूटी देनी है, जो गेहूं वगैरह अनाज वगैरह इकट्ठा हुआ है उसकी सुरक्षा करनी है कि वहाँ पे जो ठीक से रखा रहे, कोई उसकी चोरी ना करे। दूसरी चीज़ बजनिया के रूप में वो क्या करते थे कि जो उनको स्पीडी मैसेजेस पहुँचाने होते थे, कहीं से उनको कोई खबर मिली, कोई मैसेज पहुँचाना है तो राजा तक, कोर्ट तक किस तरह से मैसेज पहुँचेगा, तो वो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, जैसे वो ड्रम बजाकर या जाकर किसी भी तरह से वो अपना जो मैसेज था उसको राजा तक उनको पहुंचाना हुआ करता था। ही ऑल्सो एक्सटेंडेड असेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द विलेजर्स थ्रू अनाउंसमेंट इन वेंटेज पॉइंट्स ऑफ द गाँव में, यानी कि विलेजेस में। तो कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, अगर गांव तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो काम भी जो हुआ करता था वो प्रहरी बजनिया का काम हुआ करता था। वाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटी एज मैसेंजर दे वर एड्रेस्ड एज धतिया, डिराइव फ्रॉम द वर्ड धात टू कॉल समवन। अब देखिए जब वो ये ड्यूटी निभाते थे कि उनको मैसेंजर बनना है और गांव में जाके कोई मैसेज देना है राजा का, तो उस टाइम पे उनको धतिया कहा जाता था। और जो धतिया वर्ड है ये कहाँ से निकल के आता है? ये धत से निकल के आता है, DHAT, धात या धत या धात, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें। तो अब ये जो धात है इसका मतलब होता है कि आप जब आप किसी को बुला रहे होते हैं तो टू कॉल समवन, किसी को जब बुलाना होता है उसको हम धात या धत बोलते हैं। तो जब वो ये वाली ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते थे मैसेंजर वाली, तो उनको धतिया बोला जाता था। देखिए यही सवाल एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि धतिया जो है ये उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, या उत्तराखंड में धतिया किसको बोला जाता है। तो इस तरह से कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, आप इन सबको पढ़ते चल जाइएगा। किसी में भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और बाकी जो लोग लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो लोअर पीसीएस की तैयारी के लिए और FRO मेंस की तैयारी के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।